First of all, happy Lodi from my side. Artist felicitation from my side on this occasion. Happy Lodi. तो स्टूडेंट्स आज हम जो अपनी क्लास लेकर आए हैं यूनिट 4 चैप्टर 10 लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में आपको कुछ पिक्चर भी भेजी जा चुकी हैं ग्रुप्स के अंदर और वहां से आपने अच्छे तरीके से उनको रीड आउट कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो है ट्रांसपोर्ट, सेकंड है कम्युनिकेशन। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो कम्युनिकेशन के बेस पे रहेगी। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है जब वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जब किसी गुड्स का रिप्लेसमेंट होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और वहीं पर जब आपके थॉट, आपके व्यू जब वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक पहुंचते हैं तो आपके थॉट और व्यू जब पहुंचते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशंस। तो जैसे मैं आपको अभी पढ़ते मैप के थ्रू, आपको डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप तक ये जो चैप्टर का कंटेंट है आप तक पहुंच रहा है, ये एक एग्जांपल है कम्युनिकेशन का। ओके, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी तक जो लास्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम डिस्कस किए थे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लैंड्स पे जो थ्री टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट देखते हैं। फर्स्ट वन इज रोड है जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे देखते हैं। सेकंड है रेलवे जिसमें इंडिया का रेलवे जो है एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है। और थर्ड है पाइपलाइन, पाइपलाइन के द्वारा जो आपकी सीएनजी गैस है, पेट्रोलियम है, उसको वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक पहुंचाया जाता है। फिर है वाटरवेज। तो वाटरवेज टॉपिक में हमें इनलैंड वाटरवेज होते हैं जो इंडिया के अंदर रिवर्स हैं, उस रिवर्स के अंदर जिसको हमने नेशनल वाटरवेज NW1 और NW2 ये किए थे। आपके जो गंगा रिवर्स को NH जो है NW1 बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है उसको NH2 बोलते हैं। और फिर एयर नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं या डोमेस्टिक होते हैं, ठीक है। और वाटर्स में भी एक सी होंगे जो ओशियन रूट्स होंगे, इंडिया के बाहर वाली बाउंड्री से होंगे। तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे किए थे आपने, तो नेशनल हाईवे को जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करती है, ठीक है। 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेकर अब तक जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो जो नेशनल हाईवे आपका NH44 का एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है, आपके जो करनाल डिस्ट्रिक्ट से निकलता है NH44। तो NH44 है तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो से इंडिया के कंट्रोल में नहाई के थ्रू होता है। और फिर यहीं पर एक लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जो शेरशाह सूरी, सबसे पहले जो सड़कें बनाई गई थी शेरशाह सूरी जो डेंसिटी थी, तो शेरशाह सूरी डेंसिटी के अंदर शेरशाह सूरी नाम से एक रॉयल राजा होता था। तो उसने क्या किया था, एक कलकत्ता को लाहौर से जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया था, तो जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते थे, GT रोड। और जो एग्जाम्पल है आपके, जैसे आपके गरोंडा के अंदर वो जो मीनार्स दिखती है ना, तो मीनार्स इंडिकेट करती थी कि यहाँ से रास्ता जाता है। जैसे क्यों बनाई गई थी वो, भाई उन पे पोजीशन लगी होती थी कि भाई ताकि कल को फ्लड आ जाए तो फ्लड आने पे रास्ता गायब हो जाए, कहाँ कहाँ नहीं, तो एक वो लोकेशन इंडिकेट करती थी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में। और फिर जैसे जो आपका कम्युनिकेशन आज जो हम पढ़ेंगे, तो कम्युनिकेशन में क्या होता था, अब आपको पता है एक डेंसिटी कलकत्ता है और एक डेंसिटी लाहौर है। तो लाहौर का राजा कलकत्ता से जब पत्र व्यवहार करेगा तो जो कम्युनिकेशन होगा, तो यहाँ से एक बंदा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता था वो, अब इसमें जो बीच में क्या थी, मीनारें थी, एक डेस्टिनेशन था। तो यहाँ से लेकर एक जो बंदा आएगा वो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इसको और ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये इस वाला इसको, तो ऐसे कम्युनिकेशन होता था। ओके, जैसे आजकल पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू आप कोई पोस्ट पेज जो भेजते हैं किसी को, तो उस तरीके से। तो ये GT रोड जो है आपका, ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनाया गया मार्ग था। फिर उसके बाद जो स्टेट हाईवे हैं, BRO हैं, बॉर्डर पर जो सड़कें बनाई जाती हैं। और यहीं पर जो नेशनल हाईवे जब हम पढ़े थे, तो नेशनल हाईवे में गोल्डन क्वाड्रिलेटर पढ़े थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या था, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, कलकत्ता को दिल्ली से, ये तो था गोल्डन क्वाड्रिलेटर। और फिर भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है गवर्नमेंट का, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया है, ईस्ट जो आसाम में सिलचर एक लोकेशन है, आसाम में सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक ये नेशनल हाईवे जो है
27 है, जो ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। फिर जो नेशनल हाईवे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, ये है NH44। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ इवन नंबर में होते हैं और ईस्ट टू वेस्ट ओड नंबर में होते हैं। तो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके थे इनको। और फिर उसी के बाद जो ये मेन जो भारतमाला प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो भारतमाला प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखेंगे आप, यही है वो, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। तो आपको ये आपके जो क्लास का ग्रुप है उसमें भेजे जा चुके थे। और ये और नॉर्थ ईस्ट, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। अब ये जो नेशनल हाईवे थे, इनका पुराना नाम जो था ना, जो NH दिल्ली से मुंबई जो जाता था वो नेशनल हाईवे 8 था, और जो मुंबई से चेन्नई जाता था वो नेशनल हाईवे जो था आपका 4 था, और जो चेन्नई से कलकत्ता तक जाता था वो नेशनल हाईवे 5 था, और जो कलकत्ता से दिल्ली जाता था वो नेशनल हाईवे 2 था। अब उनके नेम चेंज हो चुके हैं। अब जो ये नेशनल हाईवे जो 4 और 8 है, अब नेशनल हाईवे इसका नाम बन गया है 48। नेशनल हाईवे 48 क्या करता है, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से कनेक्ट करता है। और जो नेशनल हाईवे अब जो बन गया है 2 जो है, वो नेशनल हाईवे बन गया है 19, नेशनल हाईवे 19, और ये बन गया है 16। ठीक है, तो ऐसे नेशनल हाईवे चेंज हो चुके हैं। फिर इसके बाद स्टेट्स हाईवे, रूरल हाईवे, आप देखते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में, जो रूरल एरिया में जो सड़कें बनाई जाती हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं, एक गांव को दूसरे गांव से पक्के रोड से कनेक्ट करने के लिए। और फिर एक BRO था, बॉर्डर पे जो सड़कें बनाता है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो 1960 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मई मंथ में। फिर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, एक देश को दूसरे देश से कनेक्टिविटी के लिए बस सर्विस लाहौर से दिल्ली चलाई गई थी, वाघा बॉर्डर से होते हुए लाहौर को दिल्ली से कनेक्ट करती थी। और फिर एक अमन सेतु है, अमन सेतु मतलब दो देशों के बीच एक मैत्री संबंध को बनाए रखने के लिए। फिर हमने रेल ट्रांसपोर्ट किया था, तो रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर जो इंडिया के अंदर काफी जो फ्रीडम स्ट्रगल जब कर रहे थे, तो इंडिया के जो फ्रीडम के अंदर काफी योगदान दिया था रेलवे ने। और जो रेलवे का फर्स्ट रेलवे जो चला था ब्रिटिश जो ब्रिटिश एरा था उसी टाइम पे चला था ये, और 1853 के अंदर बॉम्बे से थाने, और 34 किलोमीटर्स की ये लेंथ थी। और ये जो रेलवे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेज की रेलवे होती हैं। तो जब दो रेलवे के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गेज। तो ये 3 टाइप्स के गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज वो होते हैं, पहले देखेंगे मीटर गेज, मीटर गेज वो होते हैं जो 1 मीटर के होते हैं, और फिर 1 मीटर से ऊपर होते हैं तो ब्रॉड गेज, और 1 मीटर से नीचे होते हैं तो नैरो गेज। इसके बाद फिर वाटरवेज कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक हमारा वाटरवेज था, और वाटरवेज में हम फर्स्ट वाटरवेज कर चुके थे। तो फर्स्ट वाटरवेज जो था वो NH1 जो सॉरी NW1 ने जो है इनलैंड वाटरवेज या नेशनल वाटरवेज इलाहाबाद टू हल्दिया कनेक्ट करता है। और ये हम जो आपके पास पिक्चर भेजे थे उसमें देख भी चुके थे, जो कनेक्टिविटी है NH1 की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ इलाहाबाद से लेकर, इलाहाबाद में यहाँ गंगा नदी और यहाँ यमुना नदी आकर मिलती है, तो ये प्रयागराज कहलाता है, जहाँ दो नदियां आकर मिलती हैं उसको प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ प्रयाग इलाहाबाद से लेकर पटना तक, पटना से लेकर फरक्का तक, और फरक्का से लेकर जो है वेस्ट बंगाल तक, ये जो आता है इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, जो सॉरी नेशनल वाटरवेज 1। तो कलकत्ता से हल्दिया, हल्दिया से पटना, पटना से इलाहाबाद, ये था नेशनल हाईवे जो NH-W1 था। और बाद फिर जो NH2 सदिया डोबरी कनेक्ट करता था, सदिया डोबरी स्ट्रेच जो ब्रह्मपुत्रा इज नेविगेबल बाय स्ट्रीम अप टू डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर का ये नेविगेशनल होता है, इंडियन इंडिया और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। तो ये देखते हैं यहाँ पिक्चर में आपका नेशनल हाईवे जो नेशनल वाटरवेज जो 2 है वो ये है। तो यहाँ से आसाम से लेकर और यहाँ बांग्लादेश तक ये आता है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 2 नंबर है, जो जो आसाम से होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। फिर इसके बाद जो
थर्ड वाटरवेज है, तो थर्ड वाटरवेज जो है कोटापुरम कोलम इन it includes 168 kilometers of west coast canal along with Champakara canal and उद्योग मंडल कैनल्स। तो ये टू टाइप्स की जो कैनल है यहाँ पे, उन कैनल्स की कनेक्टिविटी में जाके एक इंटरनल वाटरवेज 3 आता है। तो कैनल्स जो होती है ना, रिवर्स और कैनल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो जो नेचुरल तरीके से फ्लो करती हुई जाती हैं उसको बोलते हैं रिवर्स, और जब उस वाटर वे को अपलिफ्ट करके किसी इरिगेशन पर्पज के लिए जब पहुंचाया जाता है तो उसको बोलते हैं कैनल। तो कैनल जो होती है ना, मैन मेड होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, और जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स नेचुरली होती हैं। आप इसकी जो लोकेशन देखेंगे, जो वाटरवेज 3 है, नेशनल वाटरवेज 3 की लोकेशन ये है, केरला के अंदर देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ जो चंपाकरम से लेकर और उद्योग मंडल तक की जो उद्योग मंडल और चंपाकरम कैनल्स हैं उसको कनेक्टिविटी करके वेस्ट कोस्ट कैनल जो है केरला के अंदर पड़ता है, NW3। ओके, फोर्थ जो नेशनल वाटरवेज है, स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकिंडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल्स। तो जो नेशनल वाटरवेज 4 है ये रिवर्स और कैनल्स दोनों को मिलाकर, रिवर्स और कैनल दोनों को मिलाकर एक कनेक्टिविटी करता है उनके अंदर। और जो 1078 किलोमीटर्स का नेविगेशनल रीजन है, तो वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, और वहां पर काकिंडा जो है, और जो कैनल है जाता है नेशनल वाटरवेज, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कैनल्स को मिला के बनता है 1078 की लेंथ है। स्टेट्स कौन कौन सा इसमें, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी है, इसको ये कवरेज करता है। तो ये नेशनल वाटरवेज आपका 4 है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवेज 5। नेशनल वाटरवेज 5 specified stretch of rivers Brahmani along with Matai River delta canals of Mahanadi and Brahmani rivers and East Coast canals। तो ये 588 किलोमीटर्स की लेंथ में है। ये आपके उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैपिंग में देखते हैं तो नेशनल वाटरवेज जो है 5, तो नेशनल वाटरवेज जो 5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये। तो नेशनल हाईवे जो नेशनल वाटरवेज 5 की जो लोकेशन है उड़ीसा के अंदर, स्टेट्स को जो कवर करता है वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, इसमें एक उड़ीसा आता है, और जो तलचरक क्षेत्र है उड़ीसा का, और वेस्ट बंगाल से जो आपका हल्दिया से कनेक्ट करता था, ब्रह्मणी रिवर्स है वहां पर, उसका डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा है इसी में ब्रह्मणी रिवर्स है, उसका जो डेल्टा रीजन है उस डेल्टा रीजन से लेकर तलचरक क्षेत्र तक ये पहुंचता है, उड़ीसा के तलचरक क्षेत्र तक। तो नेशनल वाटरवेज 5, तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 जो टाइप्स के जो नेशनल वाटरवेज दिए गए हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओशियनिक रूट्स की जब बात करते हैं, ओशनिक रूट्स, इंडिया हैज ए वास्ट कोस्टल लाइन अप्रोक्सीमेट 7,570 किलोमीटर अप्रोक्स। एग्जैक्ट की जब हम बात करते हैं ये आ जाता है आपका इंडिया। मैपिंग तो आप बनाने आ गए होंगे विद इन 1 सेकेंड्स। अब इसमें जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ गुजरात से लेकर ये जो रीजन है ये है कोस्टल रीजन, और जो ये लेंथ है 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है।
तो ये एग्जिट है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके। अगर वैसे देखा जाए तो 601 किलोमीटर ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 600। तो अगर आपसे पूछे कि जो कोस्टल बाउंड्री है वो 6100 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री है, अगर आपसे पूछे कि टोटल कोस्टल बाउंड्री की, तो टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है 7500, जो 16.6 किलोमीटर, ये है आपके जो आइलैंड है इंडिया के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, इन दोनों के जो कोस्टल लाइन है इनको इंक्लूड करके बन जाता है 7516 किलोमीटर। तो जो ओशनिक रूट्स आएगा यहीं पर, जैसे आपका जो जो स्टेट्स है सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, तो ये कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है जहां पर देखने को मिलेंगे। India has a vast coastal line approximately 7,517 kilometers, including islands, 12 major एंड 185 माइनस। तो यहाँ पर टू टाइप्स के जो सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेजर एक होते हैं मेजर, जैसे आपके नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे को कंट्रोल कौन कर रहा था? सेंटर सरकार। स्टेट हाईवे को कंट्रोल कौन कर रहा था? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही जो मेजर सी पोर्ट होते हैं, तो जो मेजर सी पोर्ट होते हैं उनको कंट्रोल करती है सेंटर, और जो माइनर सी पोर्ट होते हैं तो माइनर सी पोर्ट को कंट्रोल करती है स्टेट, जिस स्टेट्स के अंदर होते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो सी पोर्ट्स हैं अगर वो माइनर हैं तो उसको महाराष्ट्र स्टेट्स कंट्रोल करेगी, वही उनका मेंटेनेंस करेगी। तो ठीक है, ऐसे ही मेजर, तो हम यहाँ पर पॉइंट समझ सकते हैं ऐसे, जैसे नेशनल हाईवे होता है ऐसे ही मेजर सी पोर्ट होते हैं। ओके, तो मेजर सी पोर्ट को कंट्रोल करती है सेंटर सरकार नेशनल हाईवे। जैसे जैसे स्टेट्स हाईवे होते हैं उस स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे ही जो माइनर सी पोर्ट्स होते हैं तो माइनर सी पोर्ट्स का जो मेंटेनेंस है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर कोई सी पोर्ट्स गोवा में है तो गोवा उसका मेंटेनेंस करेगा, अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश में मेजर सी पोर्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसी तरीके से मेजर सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, अभी 13 हो चुके हैं, एनसीईआरटी में आपके 12 है, तो 12 मेजर सी पोर्ट है और 200 के करीब माइनर सी पोर्ट्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 185 माइनर सी पोर्ट्स हैं। Oceanic route play an important role in the transport sector of India's economy. Approximately 95% India's foreign trade by volume and 70% of volume moved through ocean routes. तो ओशन रूट्स के द्वारा जो इंडिया ट्रेड करता है उसका 95%, अगर मान लो इंडिया ने 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट किया है तो उसमें से 95 यूनिट्स किसके थ्रू होता है? सी पोर्ट्स या सी के थ्रू, रूट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। Apart from international trade, these are also used for purpose of transportation between the island and the rest of country. Next point है आपका air transportation. तो air transportation is the fastest means of movement from one place to other place. It has reduced distance by minimizing the travel time. It is essential for a vast country like India, where distance are large and the terrain and climatic conditions are diverse. तो जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है सबसे जैसे एक वन प्लेस से अदर प्लेस तक आपको जाना होगा तो बाय रोड बाय ट्रेन जाने में आप देखें काफी सारे यहाँ पर ट्रेन्स, मतलब माउंटेन एरिया भी हैं, हिली एरिया भी हैं, रिवर्स भी हैं, फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, तो ये काफी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन बाई एयर में कोई जो है कोई भी ये जो बैरियर्स हैं ये नहीं आते, लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफी कॉस्टली होता है। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड ए बिगिनिंग इन 1991। जैसे ही आपका दिल्ली जो कैपिटल एस्टेब्लिश हुआ था वो 1991 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो उसका जो शुरुआत हो जाता है 1911। तो 1911 में जो शुरुआत हो जाती है तब आपका क्या है, जो आज आपकी कैपिटल है दिल्ली, तो वो दिल्ली कैपिटल से लाहौर से लेके आए थे। तो कब वो लेके आए थे? 1911 में उसको लेकर आए थे।
When airmail operation commenced over the little distance of 10 kilometers between Allahabad and Naini, तो एक ये जो एयरमेल्स जो शुरुआत की गई थी 10 किलोमीटर्स की थी इलाहाबाद नैनी, तो इलाहाबाद से नैनी तक का जो लोकेशन है वहां तक ये चला था। इंडिया का जो टाइम है वो भी इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, आपको पता होगा, ठीक है ना, या नहीं मालूम है? तो जब इंडिया का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जब हम बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बिल्कुल 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड से है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो अडॉप्ट किया गया है वो किया गया है इलाहाबाद के नैनी से, और ये जीएमटी से जो है जीएमटी प्लस 5:30 है, अहेड 5:30 फ्रॉम जीएमटी। तो ये वही लोकेशन है नैनी, इलाहाबाद में नैनी। But its real development took place in a post-independence period. The Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication service in the Indian airspace. The authority manage 125 एयरपोर्ट्स। अभी जो नेशनल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एयरपोर्ट वो उसको कंट्रोल करती। The Air Transport India is managed this. Air India provides international air service for both passenger and cargo traffics. कार्गो ट्रैफिक्स में होता है जिसमें आपका जो ट्रेड्स का जो मान लो जैसे आपके मोबाइल है तो मोबाइल जैसे आईफोन यूज करते हैं आप, तो आईफोन एक्सपोर्ट होकर आते हैं ना, तो वो आईफोन जैसे आएंगे तो उसको कार्गो जो एक जिसमें गुड्स को पैक करके भेजा जाता है उसको कार्गो ट्रैफिक बोलते हैं। It connects all the continents of the world through its service. Some private company have also started operational foreign countries. तो आज की डेट में अगर हम देखें तो काफी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एयर्स में आ गई हैं, जिन्हों के अपने अपने कंपनियां जहाँ अपने अपने जो है एयर सर्विसेज हैं वो काफी सारी देख सकते हैं आप। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस, सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस की जब हम बात करते हैं 1911, तो 1911 में क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बिटवीन इलाहाबाद नैनी। तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में सबसे पहले एयरवेज स्टार्ट होता है, तो इलाहाबाद से स्टार्ट होता है। कैसे याद रखेंगे, एयर एयर बोले तो इलाहाबाद। इन 1947 एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय four major companies namely Indian National Airways, Tata Sons Limited, Air Service of India and Deccan Airways। तो ये 4 टाइप्स की मेन जो सर्विसेज स्टार्ट हो गई 1947 में, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो तभी आपके कंट्रीज के अंदर जो 4 टाइप्स की एयर सर्विस थी कौन कौन सी थी, वो थी आपकी इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड सेकेंड थी, थर्ड थी एयर सर्विस ऑफ इंडिया और फोर्थ थी दक्कन एयरवेज। तो ये 4 टाइप्स की जो एयरवेज जो नेक्स्ट है पॉइंट जो आपका 951 में क्या होता है, 4 मोर कंपनी ज्वाइंट द सर्विस, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस। तो ये स्टार्ट हो जाती है 1951 में, और उसके बाद 1953 के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड एंड 2 कॉर्पोरेशंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस वर फॉर्म्ड। नाउ इंडिया एयरलाइंस इज नो एज इंडियन। तो जो नेशनलाइजेशन हो जाता है सेंटर सरकार के कंट्रोल में आ जाती हैं 1953 के अंदर, और इसके जो 2 टाइप से कॉरपोरेशन हो जाते हैं, एक हो जाता है एयर इंडिया इंटरनेशनल और एक हो जाता है इंडियन एयरलाइंस। और जो इंडियन एयरलाइंस है उसको आज इंडियन सर्विस के तहत रखा गया है, वो इंडिया के टोटल कंट्रोल में है। In 2010, domestic movement involvement 520.21 lakh passenger and about 23 lakh metric tons of cargo. Pawan Hans is the helicopter service operating in hilly area and is widely used by tourists in northeastern sector. तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में जब जाते हैं आप, पहाड़ियों में जाते हैं, गारो खासी पहाड़ियां हैं जो आसाम के अंदर, हंस हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की गई है। इन एडिशन Pawan Hans Limited mainly provides helicopter service to petroleum sector and for tourism। तो पेट्रोलियम सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिए ये सर्विसेज ऑर्गेनाइज कराता है।
अब नेक्स्ट है आपका जो लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है ऑयल गैस पाइपलाइंस। तो ऑयल गैस लाइन पाइपलाइंस की जब बात करते हैं, पाइपलाइंस आर मोस्ट convenient and effective mode of transporting liquid and gases over long distance. Even solids can also be transferred by pipelines after converting them into slurry. तो जब solids को slurry फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो solid material को भी pipelines के थ्रू वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। Oil India Limited, under the administrative setup of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is engaged in the exploration, production and transportation of crude oil and natural gas. It was incorporated in 1959 as a company. Asia's first cross-country pipeline covering a distance of 1,157 km was constructed by oil from Naharkatia oil field in Assam to Brownie refinery in Bihar. So it was further extended up to Kanpur in 1960. तो जो एशियाज की जो सबसे पहले जो कंट्रीज की पाइपलाइन जो अदर कंट्रीज को भी क्रॉस करती है 1959 में शुरुआत होती है और जो लेंथ है इसकी 1157 किलोमीटर की लेंथ है। और जो आसाम में सबसे पहले आसाम के अंदर ऑयल फील्ड मिला था जहां से सबसे पहले जो तेल निकाला गया इंडिया में वो आसाम है वो लोकेशन। तो वहां से नाहकारतिया ऑयल फील्ड जो से लेकर ब्राउनी जो रिफाइनरी है बिहार तक, वहां तक ये पाइपलाइन बिछाई गई। फिर आगे ये 1966 में कानपुर तक एक्सटेंड किया गया है इस पाइपलाइन को। फिर इसके बाद काफी सारी पाइपलाइन है। जब लास्ट में हमें मिनरल्स वाला टॉपिक कर रहे थे तो मिनरल्स वाले टॉपिक में एक स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा जिसमें पाइपलाइंस हैं और उस पाइपलाइंस में आपको एक मैपिंग के थ्रू HVJ पाइपलाइंस भी देखने को मिलेगी जो हजीरा विजापुर जगदीशपुर बाजी बीजापुर भी बोल देते हैं इसको, विजयपुर को बीजापुर भी बोल देते हैं। तो HVJ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंटली 1,256 kilometer long pipeline connecting Salaya, Gujarat with Mathura, UP has been constructed. It supplies crude oil from Gujarat to Punjab, Jalandhar via Mathura. तो ये मथुरा से होते हुए तो जब गुजरात से लेकर ये मथुरा जाती है, मथुरा से फिर ये पानीपत से होते हुए जो पानीपत रिफाइनरी है वो भी इसी पाइपलाइन के थ्रू आती है। Oil is in the process of constructing of a 660 kilometer long pipeline from Numaligarh to Siliguri। तो सिलीगुड़ी से नुमालीगढ़ी तक ये जो 600 की पाइपलाइन जो है प्रोसेस में है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यहाँ पर जो कम्युनिकेशन देखेंगे हम, टू टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। तो टू टाइप्स के कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है पर्सनल, सेकंड होता है मास। तो पर्सनल की जब बात आती है तो पर्सनल में आता है लेटर। जैसे आपने न्यू ईयर पे आपने बच्चों को लेटर्स दिए होंगे, विशेष दी होंगी अपने क्लासमेट को, तो ये लेटर्स होते हैं। टेलीफोन से जब आप बात करते हैं किसी से, या टेलीग्राम या फैक्स ईमेल करते हैं या इंटरनेट के थ्रू जब आप बात करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल। तो ये होता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। जब एक टीचर एक स्टूडेंट से बातें करता है तो वो एक पर्सनल में आ जाता है। लेकिन जब एक टीचर काफी सारे बच्चों से बातें करता है तो वो एक मास में आ जाएगा, तो मास एरिया में आ जाएगा। तो मास एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लिसनर होते हैं ना, रिसीवर होते हैं, जब गिवर और रिसीवर सिंगल सिंगल हो तो वो पर्सनल में आता है। लेकिन जब गिवर और रिसीवर काफी हो, गिवर 1 हो या 2 भी हो सकते हैं, रिसीवर मैक्सिमम हो, तब जाके वो कम्युनिकेशन क्या बन जाता है? मास कम्युनिकेशन बन जाता है। जैसे जर्नलिज्म, जब कोई न्यूज में काम करने के लिए, न्यूज़पेपर में काम करने के लिए जब कोर्स करता है तो उसको मास कम्युनिकेशन एक कोर्स या डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर मास में क्या आएगा? जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, सैटेलाइट है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन या बुक्स हैं, पब्लिक मीटिंग है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ये सारे सारे किसके एग्जांपल है? मास कम्युनिकेशन के। तो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछ सकता है कि जो सेमिनार है वो किस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? वो मास कम्युनिकेशन का है। अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो किस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? वो पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। इसी में जो कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, अब यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे रेडियो की। तो रेडियो की जो शुरुआत होती है
रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया 1923, तो 1923 में रेडियो की शुरुआत होती है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे सिंस देन गेन्ड इमेंस पॉपुलरिटी एंड चेंज द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ पीपल। तो इसने काफी सारा लोगों के सोशल कल्चर को चेंज किया था। विद इन नो टाइम्स इट मेड ए प्लेस इट वेरी थाउजेंड ऑफ द कंट्रीज। गवर्नमेंट took his opportunity and brought this popular mode of communication under its control 1930 under द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो 1930 में इसको 7 वर्षों के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के थ्रू। इट वाज चेंज्ड ऑल इंडिया रेडियो इन 1960। तो इसको जो चेंज किया गया, नेम चेंज किया गया 1930 जो है 6 में, इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR बोलते हैं आप, AIR रेडियो ऐसे देखने को मिलता है। और इसको आकाशवाणी में कन्वर्ट कर दिया गया फिर 1957 में, इसको आकाशवाणी कह दिया गया। तो आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है, ऐसे सुना होगा आपने। तो 1957 में इसको आकाशवाणी कहने लग गए। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। स्पेशल न्यूज बुलेटिन आर आल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेसिफिक ओकेजन लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। तो ऐसे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर है टेलीविजन। तो टेलीविजन की जो शुरुआत, आज जो आप टीवी देखते हैं, तो उस टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग में शुरुआत होती है वो कब से होती है? द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगिनिंग in 1959. After 1992, several other centers became operational. In 1976, TV linked from All India Radio and got a separate identity as Doordarshan. तो DD जो दूरदर्शन चैनल है आपका, आफ्टर इंसेट IA जो है नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन बिकम ऑपरेशनल। तो ये DDT जो आपका दूरदर्शन की शुरुआत होती है 1976 में। ये ऑल इंडिया रेडियो को से अलग करके इसको एक ब्रॉडकास्टिंग के तौर पे दूरदर्शन चैनल बनाया गया। नेक्स्ट आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जब बात आती है, तो जो अर्थ के ऊपर यहाँ पर होते हैं सैटेलाइट, जो आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें आप देख रहे थे मेसोस्फेयर में मेटेओर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद आइनोस्फेयर में सैटेलाइट पाए जाते हैं। तो यहाँ एक रिसीवर होता है, गिवर होता है। तो आपके अर्थ से सिग्नल जो जाता है, यहाँ से सिग्नल सीधा रिसीवर के पास, ये गिवर को देता है, गिवर नीचे पहुंचाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपका भाई प्रसारण जो आप GPS सिस्टम जो आप यूज करते हैं आज अपने मोबाइल के अंदर, तो GPS सिस्टम में आप देखते हैं कहाँ पर जैम लगा हुआ है, जैसे येलो येलो कलर रहता है, कहीं पर रेड रेड कलर रहता है, तो कोई भी लोकेशन देखनी होती है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही एक एग्जांपल है, जिसको GPRS बोलते हैं। तो GPRS, तो ग्लोनास, तो जो इंडिया ने अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ से इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलेंगे, जिसके थ्रू हम एक निगरानी रख सकते हैं। जब किसी कहीं पे प्रोग्रामिंग होती है, तो गवर्नमेंट सैटेलाइट्स के थ्रू उस रीजन पे निगरानी रखती है कैमरे के थ्रू। तो इस यहाँ से आप की जो पिक्चर लिए जाते हैं, आप अपने जब GPS सिस्टम में ट्रेन या सैटेलाइट्स का जब मोड ऑन करते हैं, तो आपके खेत, आपके खलियान, आपका स्कूल, आपका कॉलेज ऐसे दिखाई देता है। वो जो फोटोज है वो किसके द्वारा है? सैटेलाइट्स के द्वारा लिए गए फोटो है, और वो इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल तक पहुंच जाते हैं। तो ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। On the basis of configuration and purpose, satellite system in India can be grouped into 2. इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट बोलते हैं जिनको, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS बोलते हैं इनको। तो ये जो इनसेट है, इनसेट जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैक्सिमम यूज होते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका जो है रेडियो हो गया, इनके लिए। और IRS जो होते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, मौसम विज्ञान की जो जानकारी लेते हैं लोग, तो ये सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। द इनसेट विच वाज एस्टेब्लिश 1983, तो 1983 में एस्टेब्लिश किए गए मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फॉर द वेरियस अदर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स। द IRS satellite system became operational with the launching of IRS 1A इन मार्च 1980। तो पहले इनसेट लॉन्च किया गया 1983 में, और फिर 1988 में जो IRS लॉन्च किया। तो IRS बाद में आया है, ठीक है। तो रसिया से जो रसिया के वैनकूवर से इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल PSLV। अब यहाँ पर जो है ना,
सैटेलाइट जब हम बात करते हैं तो ये PSLV, GSLV, PSLV और GSLV, PSLV और GSLV, ये 2 टाइप्स के लॉन्चर व्हीकल होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने। तो ये लॉन्चर व्हीकल आपके सैटेलाइट्स को लेकर ऊपर की ओर जाते हैं, तो PSLV, GSLV। और यहीं पर फिर जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है, तो लास्ट जो पॉइंट है आपका, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRS एट हैदराबाद। तो जो नेशनल इंडिया का रिमोट सेंसिंग का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद से है। और फैसिलिटेट फॉर एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड इट्स प्रोसेस, दीज आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो जो भी आपका GPS सिस्टम चलता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चलता है, वो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है हैदराबाद से। तो जहां पर हैदराबाद में क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो NRSC है, हैदराबाद में है। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ अभी सभी बच्चे जो है अपनी नोट बुक, जो फेयर बुक है, उसमें आप ये सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर कर चुके होंगे। लास्ट में आज आपके जो टीचर्स, जो आपका स्कूल का जो क्लास का ग्रुप है, उसमें आपको एक्स्ट्रा PPT भी सेंड कर दी जाएंगी। तो उन PPT की हेल्प लेके आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और वहां से कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो उसके आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपका जो टॉपिक था वो था चैप्टर 10 था, और चैप्टर 10 के अंदर जब हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट है। तो इसके बाद आप अपना नोट्स प्रिपेयर करने के बाद अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।